साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने 80 पेज तक सरस्वती पांडे का पुस्तक पढ़े थे, 74 से 80 तक। 80 का कुछ पेज बाकी है, उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ आज का जो टारगेट हम 85 तक का दिए थे वहाँ तक कवर करने का कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सरस्वती पांडे पढ़ते जा रहे हैं। आज मजबूरी में यह सिस्टम यूज करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग का पढ़ाई ज़रा सा भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं वो काम करने लग रहा हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें मैं ये सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, कभी भी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारा डाटा डिस्क पर रहता है, पर आप लोगों की सुविधा के लिए जैसे भी हो मैं रेगुलर वीडियो डाला करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ देखिए। बहुत सारे छात्र जो हैं वो जो है कल 49 मिनट का वीडियो मैंने डाला था, उसमें से बहुत सारे साथियों ने 1 सेकंड से लेकर के लास्ट सेकंड तक वीडियो देखा, लेकिन बहुत सारे साथी जो हैं वो स्किप कर के देख रहे थे, जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं है। कुछ चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। ओके, देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं। ऑब्वियसली काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक तरह से इस एप्लीकेशन का पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन मेरे लिए सही नहीं है, मेरे डाटा के लिए सही नहीं है। फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं उस पेज की तरफ जहाँ से मुझे पढ़नी है, 80 पेज की तरफ। तो चलिए इसको थोड़ा सा ये पीडीएफ आप लोगों के पास भी रहे तो ठीक रहेगा, कि बीच बीच में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथियों, कल हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हुए पढ़ा था, आज ये यूज़ कर रहे हैं। तो आप बताइए कौन सा तरीका ज़्यादा सही है। ये बुक दिखाते हुए पढ़ाऊँ, हाँ, जो इसमें अपनी बात थोड़ा कम कह पाऊँगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर अपनी बात कह पाना मेरे लिए ज़्यादा सही रहता है। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसी बात हम करेंगे। तो यहाँ हम लोग हेमचंद कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए हेमचंद करते हैं। आज देखिए, हेमचंद जैन आचार्य हैं, ओके। और इनका जन्म 1088 में हुआ था। और ये देखिए 2 राजा के यहाँ रहे थे, यहाँ आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये 2 राजा के यहाँ रहे थे। कौन कौन राजा थे? हाँ, राजा सिद्ध जय सिंह और उसके बाद कुमारपाल के दरबार में रहे थे। और यहीं से प्रश्न बनेगा कि कुमारपाल के दरबार में कौन सा कवि रहे थे। और साथ ही साथ ये एक रचना भी करते हैं जिसका नाम होता है कुमारपाल चरित। ये देखिए, हेमचंद की एक रचना है कुमारपाल चरित, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी एक और रचना है हिंदी ये जो है शब्दानुशासन, हेमचंद की ही रचना है। तो इसका नाम जो दिया गया है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि शब्दानुशासन किसकी रचना है, ठीक है। और इसे जो है इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है, ठीक है। इनका जन्म आप समझ गए, इनके जन्म से वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये 3 किताब इंपॉर्टेंट है। एक तो शब्दानुशासन हो गया, एक कुमारपाल चरित्र हो गया, एक प्राकृत व्याकरण हो गया, ओके। उसके बाद इन्हें हेमचंद को जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृत भाषा के व्याकरण लिख रहे हैं, इस वजह से इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जा रहा है। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जो है हेमचंद के बारे में पढ़ लिए। शब्दानुशासन इनकी रचना है, ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है शब्दानुशासन में। और उसके बाद कुमारपाल चरित्र और प्राकृत व्याकरण किनका है? हेमचंद का, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कवि की तरफ। दूसरे कवि हैं सोमप्रभ सूरि। कौन है? सोमप्रभ सूरि, ओके। और ये लिखते हैं कुमारपाल प्रतिबोध। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, कुमारपाल चरित्र लिखते हैं हेमचंद, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि लिखते हैं। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जयेंदु ने जैनाचार्य मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की। तो ये प्रबंध चिंतामणि सीधा पूछ लिया जाएगा किन की रचना है, तो मेरुतंग की रचना है, ओके। और इसमें कुछ ऐसा है कि प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे जो है राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, ओके। जब आप रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे तो कुछ दोहा दिया भी गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। यहाँ देखिए, प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी में प्राकृतिक पेंगलम नामक ग्रह का संग्रह किया, ठीक है। ग्रंथ का संग्रह किया। ये जो ग्रंथ है प्राकृतिक पेंगलम, हाँ, इस ग्रंथ का संग्रह कौन करते हैं, जिसे संपादन कह सकते हैं आप। तो प्राकृतिक पेंगलम का संपादन या संग्रह कौन करते हैं? लक्ष्मीधर करते हैं, ओके। और प्राकृतिक पेंगलम बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाता है सारंगधर के दृष्टि से। ओके, तो यहाँ देखिए प्राकृत पिंगलम में कौन कौन कवि विद्याधर, सारंगधर और भी कवियों का जिक्र है, लेकिन विद्याधर और सारंगधर आप याद रखिएगा। विद्याधर याद ना रख पाए तो कम से कम सारंगधर तो याद रहना चाहिए। ओके, प्राकृत पिंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके, यहाँ देखिए, हाँ, प्राकृत पिंगलम को जो है प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगलम के टीकाकार कौन है? बंशीधर हैं। ये भी ठीक ठाक पंक्ति है आपके लिए। हाँ, यहाँ देखिए प्राकृतिक पिंगलम के बाद सारंगधर का जिक्र आ गया, तो ये वास्तव में जो सारंगधर की रचना हमीर रासो है ना, हाँ, वो आपको इसी में मिलेगा। प्राकृत पिंगलम के ही में कुछ उदाहरण हमीर रासो का मिलता है, इस वजह से इसका जिक्र हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमीर रासो किसकी रचना है, तो आपको सारंगधर बताना है। और ये पूछा जाएगा कि हमीर रासो कहाँ मिलता है, तो प्राकृत पिंगलम में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, देखिए ये इस बीच हम लोग भी शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इस बीच हम देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। ओके, और आप लोगों के लिए बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो बता दें उसको याद रखने की ज़रूरत है, इसीलिए आप याद रखे रहिएगा। हाँ, उसके बाद शिव सिंह सेंगर चंद की औलाद सारंगधर कभी हुए, नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आप ये याद रख सकते हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार अनुमान ने व्यक्त किया है कि ये कुंडलिया छंद के प्रथम प्रवक्ता है। मतलब पहली बार कुंडलिया छंद का कौन प्रयोग किए थे, तो सारंगधर प्रयोग किए थे। बस इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, वो भी बच्चन सिंह के अनुसार, ऐसा नहीं कि प्रत्येक के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार। तो ये याद रखने की ज़रूरत है। बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोग कौन किया था? सारंगधर। सारंगधर की रचना हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो कहाँ मिलता है? तो प्राकृत पिंगलम में। इतनी सारी बातें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सिद्ध साहित्य। ओके, तो सिद्ध साहित्य तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट तो है ही। हाँ, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और ये एक मिनट, ये सिद्ध थे। ओके, हाँ, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसे क्या क्या कहते हैं? सरोज बज्र भी कहते हैं, राहुल भद्र भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सब सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा ही हैं, तो वही सरहप्पा और सरहप्पा दोनों सेम ही चीज़ है। ओके, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजियान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी साहित्य सिद्ध, ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, ब्रजियानियों का केंद्र जो है श्री पर्वत है, थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। ओके, सहजियानियों की भाषा संध्या भाषा, ये याद रख सकते हैं। सहजियानियों की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा। ठीक है, शुक्ल जी इस पर काफ़ी वाद विवाद भी करते हैं, वो सारी बातें तो हैं ही। ओके, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बतलाया कि ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारी फैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य हमारा हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यदि आप लोग ये पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, नहीं चाहेंगे तो ठीक है, हमारे पास है। आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ते रहिए आराम से। ठीक, आप कहेंगे तो भेज दूंगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक कॉपीराइट की सूरत ही है, इस वजह से मैं इस तरह से वीडियो बनाना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस पर यदि कॉपीराइट आता तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत पानी नहीं जानना चाहता हूँ जब मेरे पास पूरा सिस्टम उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैथिली ग्रंथ की बातचीत हो रही है। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो 84 सिद्धों का जिक्र कहाँ आता है? ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, सहजियानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, वे उलटवासियों में लिखने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कबीर हैं, हाँ, उनकी भाषा पर भी इनका प्रभाव पड़ा सहजियानियों का। और ये कबीर की उलटवासियाँ काफ़ी फेमस हैं। बरसे कम्बल भींगे पानी, जो आप लोग जो है, हाँ, वो सुने होंगे। उसके बाद राहुल संकृत्यायन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहुल संकृत्यायन सरहप्पा का समय कब मानते हैं? 769 ईस्वी में मानते हैं। हाँ, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद
इनके लिखे 32 ग्रंथ पाए जाते हैं जिनमें दोहा कोश, तो दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये सरहप्पा की रचना है। तो ये आप याद रख सकते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। हाँ, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन कौन किए थे? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो है बौद्ध गान दोहा का संपादन किए थे। ठीक, उसके बाद हाँ, ये कह सकते हैं जो बौद्ध गान दोहा की जो भाषा है उसको प्राचीन बंगला भी कहा गया है। हाँ, ओके। दोहा कोश का संपादन ये पूछ सकता है, ये पूछा जाता है। प्रबोध चंद वागीज का नाम कई बार आता है। ठीक है, प्रबोध चंद वागीज दोहा कोश का संपादन किए थे। ओके, और ये भी ऐसा नहीं कि महोपाध्याय आपको मैंने बताया था। हाँ, तो ये बौद्ध गान और दोहा का संपादन करते हैं, और इधर दोहा कोश का संपादन कौन करते हैं? प्रबोध चंद वागीज करते हैं। ओके, और आपसे पूछा जा सकता है कि दोहा कोश में कौन कौन है? तो कन्हप्पा हैं, सरहप्पा हैं और तिलोप्पा हैं। ठीक है, लेकिन कन्हप्पा और सरहप्पा तो आपको याद ही रखनी है, तिलोप्पा थोड़ा भूल जाए तो चलेगा भी। ठीक है, तो दोहा कोश में 3 कवि हैं। ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पंक्ति काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब बच्चन सिंह की किताब पढ़ रहे थे, ठीक है, आप लोग भी यदि नहीं पढ़े हैं तो अभी तक तो आपको पढ़ लेना चाहिए था, चूँकि आप पीजी कर चुके हैं तो पढ़ लेना चाहिए। यूजी भी किए होंगे तो भी पढ़ना चाहिए था, पर नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, बच्चन सिंह का किताब जो है वो पढ़नी चाहिए था आपको। ठीक है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो ये कौन कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आक्रोश की भाषा का प्रयोग। ठीक है, जो एक तरह से आप देखे होंगे कि कबीर की भाषा में काफ़ी आक्रोश है। ठीक है, आक्रोश धर्म के आडंबरों के प्रति है, तो ऐसा ही सरहप्पा के यहाँ भी मिलता है। ओके, उसके बाद सरहप्पा के शिष्य और लुइप्पा के गुरु थे। तो सरहप्पा कौन थे? सरहप्पा के शिष्य थे और लुइप्पा के गुरु थे। ठीक है, सरहप्पा के शिष्य कौन? सरहप्पा और लुइप्पा के गुरु, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जो है चर्या पद किसकी रचना है। ठीक है, चर्या पद आप देख रहे हैं, सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना कौन है? चर्या पद। ओके, ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ दिख रहा है जो मुझे आपको इम्पोर्टेंट। हाँ, सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी हो गया। आप जानते हैं कि कबीर के यहाँ साखी और शब्दी दोनों हैं, तो दोहा जो है आपका साखी हो गया और चर्या पद जो है शब्दी हो गया। ठीक है, आप गोरखनाथ को पढ़ेंगे तो वहाँ उनकी भी शब्दी है। ठीक है, लुइप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में एक कायस्थ परिवार में है। लुइप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। ओके, तो ये ठीक है, यहीं तो बता दिए थे कि लुइप्पा किसके शिष्य थे? सरहप्पा के शिष्य थे। हाँ, ओके, क्योंकि जो आपको बताया जाना कि सरहप्पा गुरु हैं तो ऑब्वियस सी बात है लुइप्पा शिष्य हैं। ठीक, तो यहाँ आते हैं हम लोग, और इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है जैसे ही मैं अपने सिस्टम के पास रहूँ तभी रिकॉर्ड कर लिया जाए। पर अभी हमें बाहर आना पड़ रहा है और देख रहे होंगे कि आसपास गाड़ियों की आवाज़ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद 84 सिद्धों में लुइप्पा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइप्पा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से मत मानिए, लेकिन ये अपने बुद्धि की वजह से इवन इतने मतलब ऊंचे हैं ये कि लुइप्पा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगिप्पा उनके शिष्य हो गए। ठीक है, तो आपको कल बताए थे कि ये सिद्धों का जो है लीला क्षेत्र किधर था? पूरब की तरफ था। तो इसमें हमने कल अच्छे से मैप बना के बताया था, इस तरह से कुछ मैप बनाया था हमने, और इसमें बताया था कि किस तरह से भारत के इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कह सकते हैं, ये पूरब का एरिया हुआ, ये पश्चिम का एरिया हुआ, ये पूरब का एरिया हुआ, तो इस एरिया में सिद्ध थे, इस एरिया में नाथ पंथ वाले थे। ओके, अब देखिए डोम्बिप्पा का जिक्र आ गया। डोम्बिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 के आसपास हुआ था। इनके रचित ग्रंथ जो है आप याद रख सकते हैं। डोम्बिप्पा के जो है बस ये योगचर्या जो है, योगचर्या ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाँ, डोंबिप्पा वीरुप्पा के शिष्य थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज भी होंगे, कन्फ्यूज होना नहीं चाहते हैं। कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक, ये देखिए साउथ इंडिया के हैं, ठीक है, ब्राह्मण वंश में हुआ था। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है। तो कन्हप्पा कर्नाटक के थे, क से कर्नाटक, क से कन्हप्पा, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो पांडित्य और कवित्व में बहुत महत्वपूर्ण कवि हो जा रहे हैं ये, ठीक है। कन्हप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरप्पा को अपना गुरु, तो बाद में कर्नाटक से कहाँ आ गए, सोमपुरी में आ गए और जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। ओके, तो इस तरह से हमारा सिद्ध साहित्य खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। इस सिद्ध साहित्य हमने पढ़ लिया, यहीं से यहाँ तक था, बहुत कम था। ओके, अब हम लोग कितना देर रिकॉर्ड कर चुके हैं, 15 मिनट रिकॉर्ड कर सके हैं। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सिद्ध साहित्य अलग बता दे, जैन साहित्य अलग बता दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि डबल रिकॉर्ड क्यों करना है, एक ही साथ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लिया करिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, मुझे आपका सक्सेस चाहिए, और आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सक्सेस के तरफ ले जाएगा। तो धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ। जैन शादियों, और ये बताइएगा कि ये तरीका ठीक है या फिर मैंने कल बताया था जो डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके, वो दोनों में से जो तरीका आप बताएंगे उस पर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम अपने कंफर्टेबल को देखेंगे, ठीक है, हम वहाँ कंफर्टेबल हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ आप लोग ये PDF नहीं देख पा रहे होंगे, तो हो सकता है कि आप लोग को उतना सही ना लगता हो, ठीक है। वहाँ लगता होगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ अब किस तरह से मुझे ले रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, पर जैसी भी बातें होंगी आप बताइएगा। हाँ, जैन साहित्य ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया, ये एक इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हो कि राजस्थान गुजरात में बहुत सारे जैन हैं, ठीक है, इस तरह से भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है। तो इस वाले एरिया में आप जैनिज़्म का प्रभाव देखेंगे, गुजरात में और राजस्थान में। आप जानते हैं कि जैनियों का कितना प्रभाव है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वेस्ट पार्ट है भारत का और ये ईस्ट पार्ट है, ठीक है। तो वेस्ट पार्ट में, भारत के पश्चिमी भाग में, इस पार्ट में आप देखेंगे कि जैनियों का प्रभाव है। ओके, रास काव्य परंपरा के प्राचीनतम ग्रंथ रिपु धारण रास, डॉक्टर ओझा ने इसका समय तो 905 ईस्वी बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसमें अभिनय नृत्य तीनों का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है मेन रूप से। जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन, मैंने कल बताया था क्या उपदेश रसायन, या क्वेश्चन तो आया था, ठीक है। अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना गया है, ठीक है। तो रास ग्रंथ किसे माना गया सर्वप्रथम, तो उपदेश रसायन को माना गया है अभ्रंश भाषा का। ओके, अभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक अब्दुल, हाँ ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बताया था। अभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है, ठीक है। तो पहला कौन हो गया, उपदेश रसायन, दूसरा हो गया संदेश रासक। ओके, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जाने दीजिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुनि जिन विजय, डॉक्टर ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी, इसका भी मैंने जिक्र किया था कि शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना जाता है, ठीक है। तो आप ये सब मत याद रखिए कि हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे कहा जाता है, तो आप याद रख ले तो अच्छी बात है, लेकिन इसके रचयिता कौन है, शालिभद्र सूरी, और गणपति चंद्रगुप्त के ने 1184 यहाँ देखिए लिख भी दिया है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड मानते हैं, ठीक, और हिंदी के प्रथम कवि भी मानते हैं, लिखे भी होंगे, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी के प्रथम कवि किसको मानते हैं, अब से पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाएगा कि गणपति चंद्रगुप्त हिंदी के प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या है, 1184 ईस्वी। ओके, ये हम बार बार इस पर जिक्र कर रहे हैं इसीलिए कि ये इम्पोर्टेंट है, और इसी कारण ही उनको प्रथम कवि मान रहे हैं ये, ठीक है। बहुत अच्छा लॉजिक दिया है, जब आप इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लॉजिक दिया है। हम लोग पढ़े हुए हैं, MA के दौरान हम लोगों ने बहुत गहरी पढ़ाई की है। हाँ, उसके बाद तो PhD में आप अपने रिसर्च की तरफ झुक जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से डिप में अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, चूँकि मेरा काम नाटकों पर हो रहा है, इसलिए नाटकों पर ज़्यादा फोकस है मेरा, ठीक है। लेकिन वही है, MA के दौरान और नेट JRF की तैयारी के दौरान हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ा था। 99.99 परसेंटाइल लाना समझ सकते हैं कि कितनी, मेरे लिए अपने आप के लिए गर्व की बात मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाया था हमने नेट JRF की तैयारी में, ठीक है। और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में, इवन सेकंड सेमेस्टर में हम JRF हो गए थे, समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। हमारे ग्रुप में एक तरह से 10 बच्चे थे, हाँ, और 10 में से
हमारे रूम हम 3-4 साथी पढ़ते थे, 3 के 3 जेआरएफ पे थे। हाँ, एक साथी किसी वजह से नेट नहीं हो पाए थे, मतलब हम लोग जेआरएफ हो गए और वो नेट भी नहीं हुआ। उसके पीछे कारण ये था कि उनका झुकाव कहीं और था, उनका उनका अपना एक फील्ड था और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी बात होती है, लेकिन हम 3 लोग एक साथ जेआरएफ हो गए थे, ठीक है। और बाकी हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग नेट और जेआरएफ हुए थे, लेकिन हम 4 साथी जो रूम में रहते थे एक साथ, हाँ, उसमें से 3 जेआरएफ हो गए थे, समझ सकते हैं, ठीक है। और अब मैं उस मेमोरी में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मेमोरी है उन दिनों के, ठीक है। चलिए, हाँ, यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित सुंदर खंड काव्य है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि भारतेश्वर बाहुबली रास, हाँ, ये खंड काव्य है या किस तरह का काव्य है, तो ये खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जन विजन ने किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत दिमाग में रखें तो ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रसिद्ध जैनाचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर अंगद ने हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं, ठीक है। बस ये हिंदी का प्रथम रचना मानना वो सब भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि श्रावकाचार्य जो है, एक मिनट, हाँ, तो ये श्रावकाचार्य जो रचना है उसको देवसेन कृत मानते हैं। तो आप ये याद रखेंगे श्रावकाचार्य किसकी रचना है, तो देवसेन की है, ओके। ये हम आ गए, ये जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 84, ओके। आप लोग अपनी किताब में टिक करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इस तरह से पढ़ाना चाहिए, कल जिस तरह से हमने पढ़ाया था उस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो जैसा आप कहेंगे मैं उस तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें यही है कि हमारे सामने फैक्ट्स है, मैं उसको अंडरलाइन और टिक कर दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दे रहा हूँ। उसमें भी वही चीज़ें हैं, उसमें हम लिखते हुए चलते हैं, इसमें इस तरह से टिक करते हुए चलते हैं, तो जैसा कहेंगे वो ठीक है, ओके। उसके बाद देवसेन के अन्य ग्रंथ देखिए, हाँ, देवसेन, ये टाइम पीरियड देवसेन का ध्यान रखिएगा, 933 ईस्वी। हालांकि वो आप वहाँ नीचे देख भी रहे थे, तो 933 ईस्वी देवसेन का टाइम पीरियड है, ओके। देवसेन के अन्य ग्रंथ भाव संग्रह हो गया, दर्शन सार हो गया, आप नहीं याद रखिए, कुछ नहीं याद रखिए, बिल्कुल ना याद रखिए, ओके। हाँ, ये कह रहे हैं कि नए चक्र जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो चलिए मान लेते हैं, प्रसिद्ध वाला याद रख लेंगे, ओके। लेकिन हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आप लोग भी ना ध्यान दें तो ठीक रहेगा, ठीक है। देवसेन के नए चक्र को लघु चक्र भी कहा जाता है, ठीक है, कहने दीजिए, उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, बृहदरण्य चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जिसे देवसेन नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। शिष्य उनके लिखते हैं, लेकिन उनके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, और ठीक है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम क्या था, दब साहब प्रयास, ठीक है, दब साहब प्रयास। और ये जो है इसके शिष्य माइल धवल लिखते हैं, लेकिन फेमस इनके नाम से हो जाता है, ओके। तो ऐसे शिष्य सबको मिले, हालांकि गुरु डोमिनेट कर रहे हैं तो उतनी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए, द्रव्य साहब प्रकाश, जिसे ये दब साहब प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या ब्रंश में लिखा गया था, बाद में इसे प्राकृत में मिलता है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए जाने दीजिए इसको, ओके। हाँ, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि आशु कवि नामक कवि ने जालोर में 12 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड चंद्रबाला रास किसकी रचना है, आशु कवि की, बस इतना याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग चाहें तो कवियों के नाम और रचनाओं का एक साथ करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नोट्स बनाते जाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम फागुन का प्यार है तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग बहुत परेशान ना तो होइए। 23 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि इसे 7 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, ओके। वैसे जितना समय लगेगा उतना समय देंगे, ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट करने के चक्कर में हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो। जिन धर्मसूरी ने स्थूलीभद्र रास की रचना की, स्थूलीभद्र रास की रचना कौन की, जिन धर्मसूरी, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ से पूछा जा सकता है कि रेवंत गिरी रास की रचना विजय सेन सूरी ने की। जिनधम सूरी स्थूलीभद्र रास की रचना दीनधम सूरी ने की, और विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना की, ओके। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, रेवंत गिरी रास 4 करबकों में विभक्त है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हाँ, ये देखिए, नेमिनाथ ने नेमिनाथ रास की रचना की, तो इसमें
एक मिनट, हाँ चरित्र, एक मिनट। मुनि सुमति गनी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर, अच्छा कुछ उल्टा हो रहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसलिए उतना ध्यान नहीं रखना है। हाँ, सुमति गनी नेमिनाथ रास की रचना करते हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई, ठीक है। थोड़ा ध्यान देते तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ चलिए जाने दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ है तो देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ मैंने आपको बताया था ये कुमारपाल प्रतिबोध इस बताए थे जब हेमचंद का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद सोमप्रभ सूरी का जिक्र आया था, तो याद रखेंगे। उसके बाद नेमिनाथ फाग राजेश्वर सूरी, ठीक है, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग की रचना राजशेखर सूरी करते हैं, ठीक है। जितने जैन कवि हैं सब में देखेंगे सूरी मुनि ये सब लगा हुआ है, ठीक है। तो नेमिनाथ फाग, मैं उसको नेमिनाथ ये जो आपको दिखा रहे थे, हाँ, तो मुझे लगा था कि नेमिनाथ फाग है, तो नेमिनाथ रास था वो, तो रास इंपॉर्टेंट नहीं है, फाग राजशेखर सूरी का, ठीक है। नेमिनाथ फाग इंपॉर्टेंट है राजशेखर सूरी का। उसके बाद और सोमप्रभ सूरी मैंने बता दिया, कुमारपाल प्रतिरोध लिखते हैं, ठीक। उसके बाद हाँ, उपदेश रसायन मैंने बताया था कि ये कौन लिखते हैं, जिनदत्त सूरी, ओके। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने सिद्ध और जैन काव्य कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो कल हम लोग फागु काव्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आप यदि कितने देर का वीडियो ये बना है, 26 मिनट का वीडियो बना है, ठीक है। तो इस 26 मिनट को आप लोग 26 के 26 मिनट देख लीजिए। और मुझे यदि 2x में भी आप देखेंगे तो इसको जो है 13 मिनट का एवरेज दिखना चाहिए कि 13 मिनट छात्रों ने देखा है, ठीक है। तो कम से कम इस तरह से होना चाहिए। वैसे मैं खुद ही फास्ट बोलता हूँ, तो 2x में करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती है। फिर भी आपको लगता है कि 2x में देख सकते हैं तो 2x में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि भाई मेरा ही वीडियो भर दिन देखते रहिए, ऐसा नहीं कहेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट पे मिलते हैं। टेस्ट का टाइमिंग हमने 9:30 कर दिया है, 9:30 रात में हम लोग मिलेंगे टेस्ट में, ओके। और उसमें यहीं से प्रश्न रहेगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर का आज मैं भेजा था कि खेल रत्न अवार्ड सेक्शन वो, और साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ की बातें की थी वो, और संधि की बात की है। तो इस तरह के प्रश्न रह सकते हैं, जीएस, व्याकरण और अपना हिंदी साहित्य, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इससे अधिक बना पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो 30 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसमें से 27 हम मुझे सही चाहिए। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद। और यदि हमारे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दे दूँगा। बहुत धन्यवाद।